पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमेरिका कशीदगी में जो सिफारती कोशिशें की जा रही हैं वो इस वक्त इंतहाई अहम मरहले तक पहुंच चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब तक की अपडेट्स ये हैं कि ईरान की जानिब से कुछ नई तजावीज़ पेश की गई हैं और वाइट हाउस की जानिब से कंफर्म भी कर दिया गया है कि उन्हें ये तजावीज़ मिल चुकी हैं, मौसूल हो चुकी हैं और फिर आज अमरीकी हुकाम का एक अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें उन तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सो क्या समझते हैं आप, ये मुज़ाकराती अमल किस पॉइंट तक पहुँच गया है आपकी नज़र में? ये बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हमें पॉजिटिवली व्यू करना चाहिए कि अगर दूसरी मीटिंग के इंडिकेशंस मिल रही हैं, अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले यहाँ पे सिक्योरिटी टीम भी यूनाइटेड स्टेट्स की पहुँच चुकी थी, सिर्फ ईरान की तरफ से डिले था। तो फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और उनकी टीम भी आगे, डिस्कशन पाकिस्तान से हुई, फिर वो ओमान में गए, बाकी कंट्रीज़ में अभी अभी रशिया में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ कुछ चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हो रही है और जो बैकडोर चैनल्स हैं वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो स्टिकी इशू है इस वक्त वो दो ही लगते हैं मुझे अपेरेंटली। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के जी, उसकी ओपनिंग कब होगी, कैसे होगी, उसका कंट्रोल जो है जॉइंट होगा नहीं होगा, शेयर होगा, बिल्कुल ओपन रहेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जब हम बात करते हैं तो ये वो स्टेट है जो ऑलरेडी ओपन थी बिफोर द वॉर, तो वॉर के बाद बंद हुई। तो अभी एक लिहाज से जो ओपन थी बंद हुई उसे रीओपन करना है। फुली बंद अभी भी नहीं है मेरे ख्याल में, पार्शियल जो उसमें से शिपिंग है वो हो रही है और वो ईरानियन जो है वो भी होने दे रहे हैं और अमेरिकन्स भी हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है ईरानियन शिप्स के लिए और ईरानियन ऑयल के लिए। जो मेजर फोकस है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का कि वो ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना चाह रहे हैं और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उनको $500 मिलियन अ डे का नुकसान हो रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये फिगर करेक्ट है कि नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज फिगर। दूसरा जो स्टिकी पॉइंट हो सकता है दैट कुड बी द न्यूक्लियर इशू। अभी मेरे ख्याल में न्यूक्लियर इशू जो है उसके ऊपर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल होगी और फिर परमानेंट सीज फायर है और ईरान की जो रेपरेशंस का क्लेम है वो है और ईरान का जो पैसा फ्रीज हुए मुख्तलिफ जगहों पे वो इशू आएगा बीच में। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरा ख्याल है डिस्कस हो रही हैं, बट लेट्स होप कि आगे बढ़ेंगी क्योंकि ये कोई छोटी नेगोशिएशंस है नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में ये हर आए दिन के साथ पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। लेट्स प्रे कि जी ये सीज फायर होल्ड करें, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है इसमें काम जारी हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें ईज आउट कर जाएंगी। राइट। अच्छा रज़ा मोहम्मद साहब, जो अभी तजावीज़ भेजी गई हैं ईरान की जानिब से, जो रिपोर्ट हो रहा है, एक तो ये है कि आपने हॉर्मज़ को दोबारा खोल दिया जाए, वो चाहे ईरान की तरफ से भी हो चाहे जो अमेरिकन ब्लॉकेड हैं उनको भी हटा दिया जाए, और दूसरा ये है कि जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक मुआहदा हो जाए और फिर जो एटमी मामला है वो अगले मरहले तक मुंतकिल कर दिया जाए। सो डू यू थिंक कि अमेरिका इस बात पर एग्री कर लेगा कि इन दो चीज़ों को तो हम देख लेते हैं और जो न्यूक्लियर इशू है, एटमी मामला है, उसको हम प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, उस पर फिर बात कर लेते हैं, अमेरिका इस पर राज़ी हो जाएगा? जी मेरे ख्याल में जो दूसरी दो बातें हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का खोलना जो है और सीज़ फायर परमानेंट, उस पे तो आई थिंक कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा इशू होगा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होगा, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, हम सबको पता है कि सारी एफर्ट के पीछे और सारे ये डेवस्टेशन जो हुई, जंग हुई, ये बर्बादी हुई, इसके पीछे इसराइल है और इसराइली अज़ाइम है। और इसराइली अज़ाइम में जो सबसे बड़ा अज़्म है वो ये है कि इस खत्ते में सिर्फ एक ही चैलेंजर है उनको, वो है ईरान। और विद इन ईरान उसकी मिलिट्री पावर, जो अपनी रेजिलियंस है, उनकी अपनी जो फोर्सेस हैं, उनके अलावा उनके लिए जो सबसे बड़ा खदशा वो समझते हैं या ख़तरा वो समझते हैं वो ईरान का एक न्यूक्लियर पावर बनना है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिस्कशन होगी। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि JCPOA जो साइन हुआ था जी, प्रेसिडेंट ओबामा और इनके दरमियान, उस लेवल 2015 में। तक ईरान जो है जी, उस लेवल तक ईरान मेरे ख्याल में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दोबारा पॉइंट तो ये है कि अगर अमेरिका ने 10 साल पीछे ही जाना है तो फिर इतनी जंग करने का या इस हद तक मामला लाने का उनकी नज़र में क्या फ़ायदा हुआ अगर आपने 2015 के मुआहदे पे ही दोबारा जाना है, क्योंकि उस पर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बेशुमार दफ़ा तनकीद कर चुके हैं और यकतरफ़ा तौर पे वो उस मुआहदे से निकले थे तो फिर वो मुआहदा मनसूख हुआ।
जी। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था जी कि जेसीओपीए में भी उन्होंने कुछ थोड़ी सी शराइत कबूल कर ली थी कि सिविल न्यूक्लियर यूज़ जो है जी उसके लिए हम इनरिचमेंट करेंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे। हाँ, आप 3.6 बिल्कुल तक सही ये बात एक्सेप्ट कर ली गई थी। जी, आप सही फरमा रहे हैं कि अमेरिका का जो वो है मेन ऑब्जेक्टिव है, या इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव वो तो ये है कि ज़ीरो न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी हो, ज़ीरो न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो और बहुत लंबी देर की गारंटी हो। मेरे ख्याल में ईरान इस पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेगा। अमेरिका की पूरी कोशिश होगी, आई थिंक समवेयर इन बिटवीन ये करना पड़ेगा। अलबत्ता ये एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ईरान इस वक्त जिस सिचुएशन में वो प्रैग्मेटिक होंगे, हिकमत से काम लेंगे और जहाँ जहाँ पे वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं एक रिस्पेक्टेबल वे आउट के लिए वो करेंगे। राइट। और जो हालिया बयान है सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का, एक तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि हम जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी उसमें मेंशन कर दिया है कि हम ईरान की अफजुदा यूरेनियम भी हासिल करेंगे। तो वही स्टिकी पॉइंट जो है वो तो फिर वहीं का वहीं बरकरार रहेगा। अगर आप फौरी तौर पे जंग को भी ख़त्म कर रहे हैं, फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जो इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सबसे पहली बात है जी कि एनरिच्ड यूरेनियम की लोकेशन क्या है, नहीं है, क्या वो वाक़ई दबा हुआ है? क्योंकि एक बात ये भी आ रही थी कि जिस वक़्त पिछले साल प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ऑर्डर किया था और अमेरिकन बी 2 बॉम्बर्स ने यहाँ पे इनके जो फरदा और नेतान्स हैं, फॉर उन दो इलाकों नतंज को और इस्फहान, तीनों जो साइट्स थी जी, न्यूक्लियर इस्फ़हान साइट्स। में बमबारी की थी। तो उसमें एक ख़्याल ये भी है कि शायद वो अफ़सुदा यूरेनियम जो है नीचे दब गया है। एक ख़्याल ये भी है कि जी शायद वो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, कि कुछ ट्रक्स देखे गए हैं कि शिफ्ट किया गया है। तीसरी चीज़ ये भी आती है कि जो इन्होंने एक ग्राउंड ऑपरेशन किया था जिसमें अमेरिका के काफ़ी जहाज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए थे। इरानियन ये कह रहे हैं जी कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन किसी बंदे के लिए नहीं था, बट इट वाज एक्चुअली कंडक्टेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द यूरेनियम जो वो कर नहीं सके। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि इनरिच यूरेनियम है या नहीं है, दबा हुआ है या कहीं छुपा हुआ है, कितना है कितना नहीं है, क्या एक जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे है, उसको ढूंढना, उसको निकालना फोर्सफुली तो किसी सूरत पॉसिबल मेरे ख्याल में नहीं होगा। और हाँ, ऑब्वियसली आईएईए के ईरान इंस्पेक्टर्स के थ्रू ही चाहे अमेरिका भी चाहेगा जी उसको इंस्पेक्ट जी करना, तो आईएईए के थ्रू ही जी करेगा। वही होगा जी। और वो तभी होगा जब ईरान वॉलंटरली ये गिव अप करना चाहे, अगर वाकई मौजूद है तो ये मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर स्ट्रेट वे कुछ कहना कि क्या ईरान 100% इस पे मान जाएगा या नहीं, मुश्किल है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ओमानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जी दी थी। जी, उन्होंने कहा था जी कि ईरान इस पे तैयार है कि जो 60% तक इनरिच यूरेनियम है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए। तो ये अगर उसी स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम जहन में रखते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ईरान शायद एग्री कर जाएगा डिल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग। एक और जो बात कहना लेकिन चाहूँगा। रजा साहब, इसमें अगर मैं ये भी ऐड कर दूं, ईरान तो अब भी यही कह रहा है कि हम डाउन ब्लेंड इसको कर देते हैं, आप हमारे साथ जो भी एग्रीमेंट करें, हम किसी और जगह इसको मुंतकिल नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में। क्योंकि हालिया एक बयान उनकी जानिब से ये भी आया था जो कि यकीनन बड़ा सख्त स्टांस है। कहा गया था ईरानियन हुकाम की जानिब से कि हम इनरिच यूरेनियम को ईरान की तरह मुकद्दस समझते हैं, अपनी सरजमीन की तरह मुकद्दस समझते हैं, तो वो कहते हैं कि हम डाउन ब्लेंड कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। बिल्कुल मैं भी यही समझ रहा हूँ कि ईरान बहुत जी आसानी से मानेगा नहीं, और ना ही अमेरिका इस बात पे मानेगा जी कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो दोनों को कहीं बीच का रास्ता मेरा ख्याल इख्तियार करना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर समझता हूँ, फोर्सी करता हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा ये जंग शुरू नहीं करेंगे। ऑल्दो अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि सडनली वो कोई फैसला कर लें। बट मेरे ख्याल में जो हालात हैं और जो एक बैलेंस्ड थॉट है, जो आपके एनालिसिस होता है मिलिट्री जी स्ट्रेटजी जी। के लिहाज से, तो उसमें लगता तो यही है कि वो दोबारा जंग शुरू नहीं करेंगे, और रजा साहब, दबाव इसमें एक और जारी। भी पॉइंट है, 60 दिन का उनको मार्जिन हासिल है बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लॉ के मुताबिक अगर वो कोई इस तरह का एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेना पड़ेगी हर हाल में, और कांग्रेस से मंजूरी वो ले नहीं सकते। तो 1 मई को, यानी कि आज वो 60 दिन आपका, यानी कि आज से 3 दिन बाद ये 60 दिन तो पूरे हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा से जंग को स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर उन्हें कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जी कि अगर आप देखते हैं तो दोनों पार्टीज जो है ना, वेदर इट इज़ रिपब्लिकन वेदर इट इज़ द डेमोक्रेट्स,
उनका जो इज़राइल के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो एक है, जो ईरान के ऊपर उनका मौक़िफ़ है वो एक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट स्टैंड करेंगे। होना ये है कि अगर आप देखें पिछले भी जो वोट्स वगैरह हुई हैं उसमें भी कोई भी एंटी वॉर जो बिल था वो पास नहीं हुआ। अभी भी यही होगा कि दोनों साइडें जो हैं वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो 50 वोट्स के अंदर एक वोट जो है डेमोक्रेट्स का भी था कि जी जी उन्होंने डेमोक्रेट ने अपनी पार्टी को छोड़ के रिपब्लिकन को और प्रेसिडेंट ट्रंप को फेवर किया था। जो जी इजरायली लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है और इजरायली जो फाइनेंशियल लीवर्स हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और जो फंडिंग और लॉबिंग का सिस्टम है अमेरिकन कानून जिसको कोशर भी करता है वो ऐसा है कि वहाँ पे लोगों का अगेंस्ट इजराइल जाना मैं नहीं समझता कि 60 दिन के बाद भी अगर कोई बिल टेबल होगा तो उसमें ये कह दिया जाएगा कि जी वॉर जो है ये इलीगल थी तो इसको ख़त्म कर दें। अभी उसमें कोई ना कोई लीवरेज दे देंगे कि अच्छा इसको इस लेकिन तरीके सर से अब कर एक चीज़ जो डिफरेंट है पिछले सिनेरियो की निस्बत वो ये है कि 70 से 90 लाख लोगों का सड़कों पे निकल आना और इस वॉर के हक में मुजाहरे करना, फिर इसराइल में भी इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना, तो जो पीपल विल है, पॉपुलर विल है, वो तो अब उनके अगेंस्ट है। जी, पहली बात तो ये जी कि आपने बड़ी अच्छी बात की इज़राइल में भी लोग खड़े हुए जी अमेरिका में भी, बाकी दुनिया के मुल्कों में भी मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। इसमें कोई शक की बात नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं इवन दी जूश कम्युनिटी के वो भी कह रहे हैं कि गाज़ा में जो कुछ हुआ वो एक जेनोसाइड था। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं लेकिन इसके बावजूद ये जंग बंद होगी। यस, उस प्रेशर का एक फ़ायदा ये हुआ कि सीज फायर हो गया। बट राइट आगे जो जंग का बंद होना है या कंप्लीट जो है एग्रीमेंट होना है उसमें मेरे ख्याल है जो प्रेसिडेंट ट्रंप और इजरायली लॉबी है इसका असर और रसूख ज़्यादा है। और अगर 60 डेज़ के बाद कांग्रेस में ये बिल आता भी है तो कोई बहुत बड़ा कोई अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड अगेंस्ट इसराइल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। दे स्टैंड विद इसराइल और इसराइल राइट के जो भी लीवर्स हैं पॉलिटिकल हैं फाइनेंशियल हैं एपिस्टील फाइल्स हैं वट एवर देर आर, आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरा ख्याल है कि जंग बढ़ेगी नहीं। आई थिंक एस्केलेशन ज़्यादा नहीं होगी, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, टिट फॉर टैट जारी रहेगा, दोनों साइडें जो है ब्रिंक्समैनशिप करती रहेंगी, दोनों अपने अपने कार्ड्स अपनी अपनी जो स्टेक्स हैं बढ़ाते जाएंगे, अपनी अपनी चिप्स बढ़ाते जाएंगे ताकि टेबल पे जब दोबारा बैठते हैं तो वो अच्छा बारगेन कर सकें। दोनों विल ट्राई टू बारगेन द बेस्ट बट बाय एंड ऑफ द डे जैसे पहले भी हुआ था लंबी नेगोशिएशंस होती हैं कई दफ़ा, बट बाय एंड ऑफ द डे आई थिंक कि कहीं ना कहीं पे दोनों जो साइडें हैं वो राज़ी होके किसी एक नतीजे पे पॉजिटिव नतीजे पे पहुंचेंगी। और जैसे पीओए को भी होने के लिए 1.5 से 2 साल तो लग गए थे तकरीबन। जी लगे थे जी। और मैं उस दिन सुन रहा था वेंडी शर्मन है एक जो उनकी जी वन ऑफ द मेन जो उनकी पार्टिसिपेंट्स थी फ्रॉम द अमेरिकन साइड, शी इज़ अ जी जी जू हरसेल्फ, लेकिन शी तो सेड के जी मैं सुन रहा था कि एक दफ़ा उनके 28 डेज कंटिन्यूसली वो लोग सारे एक होटल में रहे और मुख्तलिफ लोग आते रहे जाते रहे। उनकी टीम भी बहुत बड़ी थी, जो ईरानियन टीम थी वो भी बहुत बड़ी थी और उसमें इराकची साहब भी थे और इराकची साहब उस वक्त यंग। और ये जो है इन्होंने जाहिर नहीं किया कि इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। बहुत देर बाद लोगों को पता चला कि इराकची साहब जो हैं उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो वो कहती जी हैं कि जी इराकची साहब जो हैं बड़े टफ नेगोशिएटर हैं